हेलो, सुप्रभातम। जीएस स्टडी ग्रुप में मैं बी आर सोलंकी सर। आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी स्टूडेंट की शिकायत रहती है कि संधि एक क्लिष्ट टॉपिक माना जाता है, समझ में नहीं आता है, इसके प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं बहुत सरल तरीके से संधि के बारे में समझाऊंगा और संधि से संबंधित किस प्रकार के जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं यहाँ बताऊंगा। आप सुने, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज हम शुरुआत करते हैं संधि। संधि जो शब्द हैं वो सम उपसर्ग दा धातु और की प्रत्यय से निर्मित हुआ है। संधि शब्द सम उपसर्ग दा धातु और की प्रत्यय से निर्मित हुआ है। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, उसमें एक सम उपसर्ग भी है। संधि क्या है? तो द्वियो वर्णियो मेलनम या मेलनात् संधि जायते। संधि जायते, इसका मतलब यह होता है कि द्वियो का मतलब होता है दो और वर्णियो का मतलब होता है वर्ण यानी अक्षर। मेलनाद का मतलब होता है मिलने से, दो वर्णों के मिलने से संधि जायते, संधि बनती है। दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो संधि बनती है। और जो दो पद मिलते हैं, पद का मतलब शब्द मिलने से समास बनेगा। तो यहां पर वर्ण आपस में मिलेंगे तो संधि बनती है। संस्कृत साहित्य में संधि की जो परिभाषा है वो है पर सन्निकर्षम संहिता। पर सन्निकर्षम संहिता। पर का मतलब अत्यधिक वर्णों की निकटता आती है। जब अत्यधिक वर्णों में निकटता आती है, समीपता आती है, तो संहिता कहा जाता है। संहिता संधि का ही दूसरा नाम है। संधि को संहिता भी कहा जाता है कि वर्णों की अतिशय निकटता ही संधि है। जब दो वर्ण आपस में इतने निकट आ जाते हैं, उसके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वही संधि है। और संधि में विकार तीन तरह का उत्पन्न होता है, या तो पूर्व वर्ण में, या बाद वाले वर्ण में, या पहले और दूसरे दोनों पद में विकार उत्पन्न हो सकता है। संधि के सामान्यतः व्याकरण शास्त्र में 5 वेद स्वीकार किए। कितने वेद स्वीकार किए हैं? 5। पंच संधि प्रकरणम, एक पंक्ति आती है, पंच संधि प्रकरणम। इसका मतलब यह है कि संधि के 5 वेद होते हैं। सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने भी संधि के 5 वेद स्वीकार किए हैं। सिद्धांत कौमुदी जो भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित ग्रंथ है, इस ग्रंथ में भी इन्होंने संधि के जो 5 वेद स्वीकार किए हैं, भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने भी संधि के 5 वेद स्वीकार किए हैं। और सामान्यतः व्याकरण शास्त्र के अनुसार संधि के 5 वेद होते हैं। लेकिन वरदराज ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि के मुख्यतः 3 वेद स्वीकार किए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराज ने संधि के 3 वेद स्वीकार किए हैं। कितने वेद? 3 वेद। तो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 वेद कौन कौन से हैं? पहला है अर्थ संधि,
दूसरा प्रकृति भाव, तीसरा भेद अल, चौथा भेद विसर्ग, और पांचवा भेद उन्होंने स्वीकार किया है वो है स्वादि। ये संधि के 5 भेद होते हैं। स्वादि संधि, अल संधि जिसको स्वर संधि भी कहा जाता है, प्रकृति भाव, हल, विसर्ग, स्वादि, ये संधि के 5 भेद हैं। वरदराज के अनुसार 3 भेद हैं। पहला है अच संधि, दूसरा भेद व्यंजन संधि, और तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि तो ध्यान रखना, इसमें पूछा जा सकता है कि संधि के कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। जब पूछा जाए कि वरदराज के अनुसार लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने भेद हैं, तो 5 भेद हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे अच संधि। अच संधि, इस संधि को स्वर संधि भी कहा जाता है। स्वर संधि, पहला जो भेद हम पढ़ने जा रहे हैं वो अच संधि, अच संधि या स्वर संधि भी उसको कहा जाता है। स्वर संधि का मतलब होता है कि द्वयो स्वरियो परस्परम मेलनम यत्र जायते तत्र अच संधि भवति। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर द्वयो का मतलब होता है 2 स्वर परस्परम मेलनम, जहां पर 2 स्वर आपस में मिलते हैं। स्वर संधि में आपस में कौन से वर्ण मिलेंगे, 2 स्वर वर्ण मिलेंगे, तो मिलने से वहां अच संधि भवति, वहां पर स्वर संधि होती है, अच संधि होती है। जब आपस में स्वरों का मिलन होता है, 2 आपस में स्वर मिलते हैं, स्वर वर्ण मिलते हैं, तो स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के कई भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के कई भेद होते हैं। कुछ भेदों के नाम मैं लिख रहा हूं यहां। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा भेद यण, पांचवा भेद अयादि, छठा भेद पूर्व रूप, सातवां पर रूप, और 8वां भेद प्रकृति भाव। ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भी दीर्घ संधि। पहली संधि है दीर्घ। दीर्घ संधि के अंतर्गत इसका एक सूत्र है अकह सवर्णी दीर्घ।
काफी परीक्षा में पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि अक सवर्णी दीर्घ किस संधि का संधि विधायक सूत्र है, तो वो है दीर्घ संधि। याद रखना, या पंक्ति में इस तरह से अक सवर्णी खाली जगह या छोड़ देते हैं और फिर यहाँ पर दीर्घ की जगह ऑप्शन में यण, अयादि, वृद्धि, गुण आदि भी लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अकह सवर्ण दीर्घ। अब ये सूत्र क्या कहता है, इसकी व्याख्या करते हैं हम। अक का मतलब है अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री और ऋ, ये 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। आपको याद रखना है अ, ई, उ, री और ऋ, ये 5 जो वर्ण हैं ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। हमने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा था। पहला सूत्र अ, ई, उ, ण, दूसरा था री, री, क, यानी प्रथम सूत्र का अ और द्वितीय सूत्र का क, दोनों को मिला करके प्रत्याहार जो बनता है वो अक प्रत्याहार। और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अ, ई, उ, री और ऋ, क्योंकि अंतिम वर्णों की इच संज्ञा हो जाती है और इच संज्ञा होने के कारण उसका लोप कर दिया जाता है। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, री और ऋ इन वर्णों को शामिल किया गया है। अभी आगे सूत्र क्या कह रहा है कि सवर्ण इन पूर्व जो वर्ण इन 5 में से हो और बाद में भी सवर्ण हो, सवर्ण का मतलब है समान वर्ण, इनका जो समान वर्ण बाद वाला भी हो तो उसका दीर्घ रूप कर दिया जाता है। उसका क्या कर दिया जाता है, दीर्घ। यानी जैसे पूर्व वर्ण अ हो और बाद में भी वर्ण अ हो तो अ और अ का दीर्घ वर्ण आ कर दिया जाएगा। या पूर्व वर्ण ई हो और बाद वाला वर्ण भी ई हो, चाहे छोटी या बड़ी कोई भी हो, तो उसका बड़ा रूप कर दिया जाएगा। इसी तरह उ का भी बड़ा रूप, री का भी बड़ा रूप कर दिया जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। मुख्य 2 बातें, इसका सूत्र है संधि विधायक सूत्र, अक सवर्ण दीर्घ और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन दोनों को इस संधि में अच्छी तरह से याद रखना है। अब इनका एक एक उदाहरण समझते हैं। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। अब यहाँ विद्या में यहाँ जो य में जो आ की मात्रा थी उसको निकाल दिया और आगे अ है, आ के बाद अ आया है, इन दोनों का जो बड़ा रूप है वो आ ही बनेगा। क्या बनेगा, आ बनने से विद्या का जो य है के साथ आ मिल जाएगा, विद्या, और उसके बाद आएगा थी, विद्यार्थी। इस तरह से शब्द बनता है। आप विद्यार्थी को इस तरह से भी लिख सकते हो। तो अक वर्ण होने पर, उसके आगे भी समान वर्ण होने पर, यानी अक वर्ण ही होने पर उसका दीर्घ रूप कर दिया जाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
ई वाला उदाहरण, जैसे अतीव, इसका संधि विच्छेद होगा अति धन इव, अति धन इव, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? अति धन इव। अब देखिए अति जो शब्द हैं इसमें से टी में से ई को निकाल लेंगे, ई और आगे ईव, दोनों ई का जो बड़ा रूप है वह हो जाएगा यहाँ पर, इस शब्द बनेगा ये बड़ा रूप यहाँ हो गया। अब दोनों शब्दों को आपस में जोड़ देंगे तो बनेगा त की बड़ी की मात्रा आ जाएगी, अतीव शब्द बनेगा। इसी तरह उ का भी उदाहरण ले सकते हो आप, जैसे भानुदय, भानुदय। अब इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो बनेगा भानु धन उदय। अब यहाँ उ छोटा और उ छोटा दोनों का हो जाएगा बड़ा रूप, तो यहाँ पर फिर इसकी जो मात्रा है न के लग जाएगी तो बनेगा भानुदय। इसी तरह री का उदाहरण देखते हैं। एक शब्द है पितृणम, इस शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा पितृधन ऋणम, पितृधन ऋणम। अब यहां में से पूर्व पद में से या त में से री को निकालेंगे और बाद में ऋणम लिखा हुआ है। अब ये दोनों वर्णों के दोनों स्वर वर्ण हैं, इनके स्थान पर बड़ा रूप दीर्घ रूप बन जाएगा और इसकी जो मात्रा है फिर आगे त वर्ण में मिल जाएगी। और बड़ी जो री, इसकी जो मात्रा नीचे दो इस बार लगाए जाते हैं। तो इस तरह से ये शब्द बना। नेक्स्ट अंतिम उदाहरण लेकर लेते हैं, जैसे इसका उदाहरण लेते हैं। गमलरिकार शब्द है एक, गमलरिकार, इसका संधि विच्छेद करेंगे गमलरिकार, इस तरह से बनेगा। अब यहां पर सॉरी इसमें से दीर्घ को निकालेंगे, इन दोनों का जो बड़ा रूप है वही बनेगा। दोनों का बड़ा रूप ही दृ है और दृ ही बनेगा और शब्द जो बनेगा वो वापिस गमलरिकार बनेगा। तो ये थी
दीर्घ संधि बिल्कुल सरल है। इसका जो सूत्र है संधि विधायक सूत्र, इसको याद रखना। और अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरी संधि गुण। दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि के दो सूत्र हैं, एक तो है संधि विधायक सूत्र, संधि विधायक सूत्र, और दूसरा सूत्र है संज्ञा विधायक सूत्र। काफी बार इसमें परीक्षा में पूछा गया है, क्योंकि इसके दो सूत्र हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं काफी स्टूडेंट, तो ध्यान रहे। संधि विधायक सूत्र का मतलब होता है जो संधि कार्य में जो सहायता करता है, वो सूत्र है आद गुण। और संज्ञा विधायक इसका जो सूत्र है वो है अदेंग गुण। तो दोनों सूत्रों को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि गुण संधि का संधि विधायक सूत्र कौन सा है और संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। इन दोनों के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इस संधि में समझते हैं जो संधि विधायक सूत्र है आद गुण, इसका मतलब क्या होता है। आद का मतलब होता है अ या आ, या आ के बाद एक वर्ण आने पर, कौन से वर्ण आने पर, एक वर्ण में ई, उ, री और द्री, ये वर्ण है, ये एक वर्ण है। तो अ या आ के बाद एक वर्ण आने पर, तो जो प्रत्याहार में जो वर्ण आ रहे हैं इन वर्णों को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा अक प्रत्याहार, अब दूसरा आया एक प्रत्याहार। तो जो प्रत्याहार में जो भी वर्ण आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक प्रत्याहार अंतर्गत क वर्ण अस्ति या क वर्ण नास्ति, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संस्कृत में जो प्रश्न पूछा जाते हैं उसमें ये नास्ति और अस्ति दो ऐसे शब्द हैं जिनका आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये उस प्रश्न के अंत में होते हैं, हम जल्दबाजी में इसको पढ़ दे पाते और प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो नास्ति का मतलब होता है नहीं है, और अस्ति यानी है। तो क्या कहता है ये आद गुण का मतलब, आद का मतलब होता है अ या आ, इसके बाद इक वर्ण होने पर, इक का मतलब ई, उ, री और री, ये होने पर उसका गुण हो जाएगा। गुण का मतलब होता है कि ई का हो जाएगा ए, उ का हो जाएगा ओ, री का और री का अल हो जाता है। संस्कृत में ये भी पूछा गया है कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। तो गुण संज्ञक वर्ण है वह अ, ए, ओ, खासकर से ये तीन वर्ण को आपको ध्यान रखना है। ये गुण संज्ञक वर्ण है, मुख्यतः तो अ, ए, ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण है, तो इसको ध्यान रखना है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गुण संज्ञक वर्ण क नास्ति। तो यहाँ पर कोई जैसे ये दिए हुए चौथा देश दे सकते हैं, यहाँ पर ई, तो यहाँ पर ई है वो गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। अ, ए, ओ, ये तीन वर्ण है, ये गुण संज्ञक वर्ण है, तो इसका भी विशेषकर आप ध्यान रखें। तो देखिए गुण संधि में ई का ए,
ऊ का ओ, री का अर और ली का अल हो जाता है। देखिए कि ई का ए कैसे होता है। तो उदाहरण है, जैसे एक शब्द है नरेश, क्या है नरेश, इसका संधि विच्छेद होगा नर धन ईश, नर धन ईश। अब यहां पर र में अ को निकाल लेंगे तो अ और आगे वाले पद में ईश, यानी अ के बाद ई आया है। तो सूत्र क्या कह रहा है कि अ या के बाद ई आने पर उसका ए हो जाएगा, तो यह ए करना पड़ेगा। तो नर और ए शब्द बन जाएगा लास्ट में। अब ये जो ए है इस र के साथ इसका मिलन हो जाएगा तो बनेगा शब्द नरेश। और उदाहरण देखते हैं, उ का एक शब्द है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा पुरुष धन उत्तम। तो यहां पर भी देखिए लास्ट वाला जो वर्ण है क्ष, इसमें से अ है और आगे उ है, तो अ और उ मिलके दोनों क्या हो जाएगा ओ। तो ओ की मात्रा लग जाएगी श के और शब्द बनेगा पुरुषोत्तम। क्या बनेगा पुरुषोत्तम। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं, री का एक शब्द है राजर्षि, राजर्षि, ठीक है। अब राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद होगा राजधन ऋषि, राजधन ऋषि। अब यहां पर अ के बाद री की मात्रा है, तो यहां पर क्या बन जाएगा अर बन जाएगा। अर बनने से पद बन जाएगा राजर्षि, यानी और इसका जो अ है वो ये ज के साथ मिल जाएगा और ये र है ये रेफ में चला जाएगा और शब्द जो बनेगा वो बनेगा राजर्षि। लास्ट उदाहरण हम ली का लेते हैं, वो है तव धन लृकार, तव धन लृकार। यहाँ पर देखें अ के बाद लृ आई है तो उसका क्या बनेगा अल बन जाएगा। तो फिर ये वो में से अ निकालने से वो आधा हो गया था, आगे अल धनकार। अब ये अ इसके साथ मिल जाएगा, व के साथ वह हो जाएगा पूरा और ल के साथ ल आधा रहेगा बीच में और अंत में शब्द है कार, तवल कार। इस प्रकार शब्द निर्मित होगा। तो ये थी गुण संधि। अब गुण संधि की हम पहचान कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल है कि जो भी शब्द होते हैं गुण संधि से निर्मित उस शब्द में ए और ओ की मात्रा का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर ए और ओ। जहां पर ए और ओ की ध्वनि आ रही है वो अधिकांश शब्द गुण संधि के होते हैं, जैसे रमेश, दिनेश, राकेश, पुरुषोत्तम, परोपकार। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें ए और ओ का जहां पर उच्चारण हो रहा है वो सभी गुण संधि के उदाहरण हैं। तो ये हमने स्वर संधि के अंतर्गत दो संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम अन्य संधियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।